नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की, देश के किसानों की। इस संकट काल, इस संक्रमण काल, कोरोना काल में अगर एक क्षेत्र ने देश को बचाया है, और जब मैं कहता हूं कि देश को बचाया है, दरअसल हमारी विकास दर जो है वो गोता खा रही है। लगातार विकास दर, हमारी अर्थव्यवस्था की जीडीपी सिकुड़ रही है, रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, युवा परेशान हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे। इन सब के बीच और सभी सेक्टर्स में त्राहिमाम मचा हुआ है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इन सब के बीच अर्थव्यवस्था को अगर संभाला है, मजबूत कांधा दिया है, तो वो किसानों ने। कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.9 है। अभी फसल की कटाई हुई, बुआई भी हो गई है अब तो, लेकिन कटाई हुई तो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। जो हमारे भंडार हैं गेहूं से लदे पड़े हैं, पटे पड़े हैं। और ऐसे में आज देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की बात की है। आज हल षष्ठी भी है, भगवान बलराम का जन्मदिन, जयंती उनकी है। और आज किसानों के लिए सौगात लेकर आए प्रधानमंत्री मोदी। 2,000 रुपए, 6,000 रुपए हर साल सरकार देती है, 2,000 रुपए की किश्त 8 करोड़ 55 लाख किसानों के खातों में एक बटन दबाकर ट्रांसफर किया। यह प्रधानमंत्री ने आज देश को बताया। 17,000 करोड़ रुपए की मदद की गई है। कुल मिलाकर 75,000 करोड़ पहले दिए जा चुके हैं इस स्कीम के तहत। अब यह आंकड़ा 92,000 करोड़ पर चला गया है। इसके अलावा एक और अहम घोषणा की प्रधानमंत्री मोदी ने, वो ये कि एक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एक आधारभूत ढांचे के लिए एक फंड बनाया जाएगा 1 लाख करोड़ का, और उसमें किसानों को सस्ती दर पर कर्ज मिल पाएगा। 3% का ब्याज की छूट होगी, इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। और साथ ही साथ अब रेलगाड़ियां चल पड़ी हैं, किसान रेलगाड़ी मुंबई से बिहार के बीच अब ये सरपट दौड़ने लगेंगी। किसान अब अपना जो उत्पादन है, अपनी जो फसल है, देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है। पहले तेल, साबुन, कंघा बेचने वाले वो कहीं भी बेचे माल, किसान दूसरे सूबे में जाकर जहां बेहतर कीमत मिल सकती है वहां सामान नहीं बेच सकता था। अब यह फैसला पहले लिया गया, लेकिन अब इसको और गति देने की बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने की। तो यह तो तस्वीर का एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू यह भी है कि किसान देश की अर्थव्यवस्था को बचा रहा है, लेकिन किसान को कौन बचा रहा है? देश में दूध की नदियां बह रही हैं, और यह मैं गंभीरता से नहीं, यह मैं तंज में कह रहा हूं। यह महाराष्ट्र की कुछ दिनों पहले की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। दूध के दाम ही नहीं मिल रहे। आप 50-52 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 15 से 18 रुपए प्रति लीटर दूध मिल रहा है। तो जितना पैसा लग जाता है, चारा भी देना होता है, खल बिनौले देने होते हैं आपको अपने मवेशियों को दूध उत्पादन करने के लिए, उसका भी पूरा नहीं पट पा रहा है। तो इसलिए दूध की नदियां बहाई गई। अब सबसे पुराना घटक है, शिवसेना ने तो बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। आज की तारीख में बीजेपी का सबसे पुराना घटक अब शिरोमणि अकाली दल है, और शिरोमणि अकाली दल पंजाब में आंदोलित है। ट्रैक्टर रैलियां लगातार निकाली जा रही हैं, और वो किस लिए? क्योंकि सरकार ने ये 3 अध्यादेश जो लेकर आए, और इसमें आप अपना उत्पादन, अपनी फसल देश के किसी भी हिस्से में बेचें, उसे लेकर अब किसान परेशान है। शिरोमणि अकाली दल आवाज को मुखर कर रहा है। तो दोनों पहलू आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा अपने संबोधन में, उसकी मुख्य बात आपको सुनवाता हूं। कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी, और गांव में
रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ने किसानों की कमाई दोगुना करने का इंतजाम कर दिया है? और क्या कोरोना संकट से किसान ही दिला पाएंगे मुक्ति? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी, मेरे साथ देश के सबसे जाने माने फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा हैं, और भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, बड़े किसान नेता हैं। और राकेश टिकैत, आप ही से शुरू करूंगा। 2,000 रुपए खाते में भी आ गए, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी सरकार ने खड़ा कर दिया है, तैयार कर दिया है। तो किसान प्राथमिकता में आ गए हैं क्या सरकार की निगाह में? किसान बातचीत में प्राथमिकता में आए हैं। जब जब भी देश में आंदोलन हुए हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में किसान आ गया है। अब उसको कैसे लाभ उसका भी लगा, वो पॉलिसी बढ़नी जरूरी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, किसान का नाम लेना शुरू करा है। जहां तक 6,000 रुपए का सवाल है, ये कई बार एक बार दे दिए 6,000 रुपए, 2-2 हजार रुपए करके दिए जा रहे हैं। कितनी बार दिए जाएंगे ये? एक बार दे दिए कि 6,000 रुपए हैं, उसको बांट बांट के दे रहे हैं। वो तो बहुत दिन से चल रहा है ये इशू। बात 6,000 रुपए की नहीं है, बात हमारा जो सवाल है, जो भारत सरकार ने एमएसपी तय की है, क्या उस पे देश में खरीद हो रही? सरकार तो दावा कर रही है, बात है सरकार दावा कर रही है 14 फसलों के बाकायदा एक फेहरिस्त जारी की सरकार ने। नहीं, कौन सी जारी करेगी? आप मध्य प्रदेश में देख लो, चने का रेट 34 रुपए 32 रुपए किलो की खरीद वहां पर हो रही। कहां खरीद हो रही है? देश में एक ही कानून बन जाए कि एमएसपी से नीचे पे देश में खरीद नहीं होगी। अगर खरीद होगी तो सजा का प्रावधान होगा। बड़ा कानून ये बना दो कि फसलों के भाव मिलेंगे। हमको कर्जा नहीं चाहिए, हमको भाव चाहिए। करीब 4-5 लाख करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है हमारी, कम रेट में हम देते हैं। आप ये कानून बनवा दो। प्रधानमंत्री से हमने कहा है, हमने सरकार से कहा है कि आप देश में ये कानून बन जाए कि कम रेट पे देश में खरीद नहीं होगी, उसके लिए कानून आपको बनाना पड़ेगा। और जितनी भी सब्सिडी है वो डायरेक्ट सब्सिडी किसान के अकाउंट में जाएगी। आप वो नुकसान की भरपाई आप हमारी करवाओ। पर सरकार दे रही है, 2,000 रुपए तो दे रही है ना, 2,000 रुपए साल में 3 बार। अच्छा, 3 बार दे रही, एक उसमें से चने पर से और मसूर पर से 3,000 3,500 रुपए पर क्विंटल, उसमें कम दे रही। भाई मसूर का भाव क्या है, चने का भाव क्या है? चने के लिए किसान आंदोलन कर रहा है ना, राजस्थान से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा, वो चने लेकर बढ़ रहा है। क्या बिहार में खरीद हो पा रही है? बिहार में मसूर का जो रेट था वो 20 रुपया किलो, वहां पे खरीद हुई 2,000 रुपए क्विंटल। मसूर का क्या भाव है? उड़द बुंदेलखंड में जो यहां से 800 किलोमीटर, यहां से 500 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, उसका वहां पे 3,000 रुपए क्विंटल वहां पे खरीद हुई। ललितपुर की मंडी में रात को मंडियां चलती है, और जो मंडी एक्ट आया है, क्या इससे किसान का भला हो जाएगा? इनमें संशोधन करने की जरूरत है। जब तक किसान संगठन से बैठ के, किसान लीडरों से बैठ के पॉलिसी नहीं बनेगी, जब तक दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के पॉलिसी बनेगी, किसान के भाग्य का उदय नहीं हो सकता। प्रेम शुक्ला, रिस्पॉन्ड कीजिए। 2,000 रुपए की जरूरत नहीं है किसानों को। किसानों को उनकी फसल का माकूल दाम मिल जाए। आप कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य हमने बढ़ा दिया, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की बात हमने मान ली है, हमने ये किया है, लेकिन किसान कह रहे हैं जमीनी हकीकत कुछ और है। एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है फसल। वो कानून बना दो, वो ज्यादा खुश होगा। देखिए, उनका एक अपना पक्ष है, लेकिन सरकार ने किसानों के आय को दुगना करने का
चिंतन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले कब हुआ? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो भाई कांग्रेस के जमाने में आ गई थी ना, सबमिट हो गई थी, लेकिन 8-9 वर्षों तक उस पर काम नहीं हुआ। आज स्वामीनाथन जी स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने जो सिफारिशें की थी उसमें से अधिकांश को लागू करने की प्रक्रिया की गई है और लोगों किसानों के अधिकांश जो उत्पाद है उनके दाम दुगने किए जाए, इस दिशा में काम हो रहा है। आज अगर एफपीओ अगर बनेंगे, खड़े होंगे, आज अगर जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स गांव-गांव में खड़े होंगे, कोल्ड चेन स्टोरेज खड़ी होगी, 2022 तक हो जाएंगे ये। इसको मिलेगा किसान 2022 तक आय को दुगनी करने का लक्ष्य है, 2 साल बचे हैं। 2000 रुपए देने से दोगुनी हो जाएगी आय। काम चल रहा है। नहीं, चौधरी जी उसी दिशा में, उसी दिशा को, उसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सतत कदम उठाए जा रहे हैं। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक किसान के माल का उचित खरीदार उसके हिसाब से उसके खेत में ही उसका माल बिक जाए, जब तक और उसको उसके खेत से उसके फसल से फूड प्रोसेसिंग यूनिट उसके घर के आसपास जब तक ना हो, तब तक कोल्ड स्टोरेज जब तक उसको उपलब्ध ना हो, तब तक किसानों की आय को दुगनी करने की बात की जा सकती है। तो ये 2 साल में बन जाएंगे ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। 2 साल में पूरा आधारभूत ढांचा खड़ा हो जाएगा। संदीप भाई, इनसे गारंटी कार्ड ले लो 2 साल में, अब इसे ही बॉन्ड भरवा लो, हम इनको देंगे 2 साल में दुगुना कर दो। दुगुने की बात कर रहे हैं या 1.5 गुना दे दो हमको? ठीक है, 1 मिनट बीच में काटते नहीं है। 1.5 गुना बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा है, सर प्रेम शुक्ला, बहुत सारी फसलों का तो 1.5 गुना मिल रहा है, लेकिन उसको हम 2 गुना करने के प्रति हमारा संकल्प है और हम पूरा करेंगे। अब बड़े किसान तो कह सकते हैं कि साहब हमको 6,000 रुपए हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो छोटा किसान है उसके लिए 6,000 रुपए जब फसल के समय, बुआई के समय होता है, उस समय अगर उसको 2,000 रुपए उसकी अकाउंट में आता है तो उसका कुछ काम होता है। आजकल डीजल भरवाने में, इंजन में डीजल डालने में वो 2,000 रुपए जा रहे हैं। बातों को बहुत छोटी कह सकता है, प्रेम शुक्ला भाई, प्रेम भाई, वो 2,000 रुपए बुआई के समय बहुत काम की होती है। 73-74 रुपए डीजल बिक रहा है, 80 भी पार कर गया था। वो डीजल भरवाने में ही ना, इंजन में, बिजली तो आती नहीं गांव में, उसी में 2,000 रुपए खप रहे हैं आजकल। नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका। बिजली आती नहीं गांव में, ये आप अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल की बात कर रहे हो या कांग्रेसी राज्यों कर रहे हो? मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, जिस महाराष्ट्र से आता हूं, उत्तर प्रदेश में तो बिजली की समस्या किसान शिकायत नहीं करता पिछले 2-3 वर्षों में। हाँ, महाराष्ट्र में चूंकि यहाँ कांग्रेस आ गई है तो किसानों को बिजली का बिल 3-4 दे दिया है। हमारे जैसे सामान्य गृहस्थ है 4 गुना बिजली का बिल भर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया महाराष्ट्र के किसानों के दूध का। वो आंदोलन चला कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी चला रही है। और किसानों को दूध का भाव दे कौन नहीं रहा है? कांग्रेस। क्योंकि यहाँ पर जो मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन है, कोऑपरेटिव फेडरेशन पर कब्जा किसका है? कांग्रेस एनसीपी का है। मंत्री कौन है? बाला साहब पाटिल किसके हैं? कांग्रेस के हैं। और आज दिन तक ये आंदोलन के बावजूद सरकार ने किसानों के जो दूध उत्पादक किसान है उनकी बात सुनने के लिए उनको निमंत्रित तक नहीं किया। तो आप बात तो बहुत सही कह रहे हैं कि भाई दूध की नदियां बहा कौन रहा है? 52 रुपए जो है वो कंज्यूमर पे कर रहा है, ग्राहक 52 रुपए पे कर रहा है। और अगर किसान जो दूध उत्पादक उसको 15 रुपए मिल रहा है तो 35 रुपए की मलाई खा कौन रहा है? ये कांग्रेस ही खा रहे हैं साहब, कांग्रेस ही खा रहे हैं। किसानों को माकूल कीमत मिल रही है। आपने स्वामीनाथन आयोग की भी बात कर दी, उसमें 3 फॉर्मूले थे और उसमें जमीन की कीमत, आपकी मेहनत की कीमत, वो सब लगाकर दे रहे हैं। आप दे रहे हैं? ईमानदारी से बताइए। हमारा तो संकल्प उसी दिशा में है। संकल्प है ना, नहीं दे रहे ना जी। आपने ये कह दिया बड़ी आसानी से। 2 गुना दे चुके हैं। हाँ। हमने कहीं से दावा नहीं किया कि हम 2 गुना दे चुके हैं, लेकिन 2 गुना देने की दिशा में जो ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। नहीं, वो 50% ऊपर देने की बात थी। वो 50% किस कीमत के ऊपर देना है, सवाल ये है। वो हम कर रहे हैं। ठीक है राजीव त्यागी, किसानों को अब प्राथमिकता दी जा रही है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन किसानों को प्राथमिकता देने में 2,000 रुपए दे देना या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा 1 लाख करोड़ का, इस साल 10,000 करोड़ दिए जाएंगे, अगले साल 30,000, ये बड़ी एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें वक्त लगेगा। किसान अभी वक्त के लिए तैयार है क्या? संदीप जी, आपकी डिबेट पे आप स्वयं गांव से आते हैं और राकेश टिकैत जी बैठे हैं और पंडित जी देवेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर,
जो कि एक्सपर्ट है किसानी के क्षेत्र के और जो विशेष रूप से सारी चीजें बताएंगे। आप मैं ये कहना चाहता हूं, वादा था किसानों की आय दुगनी करने का 2022 तक, वादा था कॉस्ट प्राइस पे 50% बेनिफिट जोड़ करके एमएसपी देने का। क्या सरकार ने वो पूरा किया? ये ठीक वैसे ही है जैसे 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, एमएसएमई सेक्टर को बेहतर व्यवस्था देने की बात हुई थी, किसानों को और बेहतर व्यवस्था देने की बात हुई थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई थी, लेकिन वादा वादा ही रह गया। वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, वादे पे तेरा मारा गया किसान, ये सीधा साधा। मैंने ये सारी चीजें इसलिए कही कि यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एग्रीकल्चर सेंसस 2011-12 को पढ़ करके याद आते और 2015-16 को पढ़ के आते तो ये सारी बातें नहीं कहते। एग्रीकल्चर सेंसस जो 2015-16 वो कहता है बहुत स्पष्ट कि देश में किसानों की संख्या बढ़ी है। यदि 2010-11 में 13 करोड़ 80 लाख किसान थे तो वो बढ़कर के 14 करोड़ 60 लाख किसान हो चुके हैं। एवरेज लैंड जो किसानों की है पर हेक्टेयर, अगर आप बात करें एवरेज लैंड, तो 2010-11 में 1.15 हेक्टेयर एवरेज लैंड एक किसान पे हुआ करती थी, जो घट करके 1.08 हेक्टेयर रह गई है, जो चिंता का विषय है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र ने कहा कि 2000 रुपए हम देना चाहते हैं। ये संदीप जी 24 फरवरी 2020 की पीआईबी की विज्ञप्ति है। मैं कहूंगा इसको जरा जूम करके कैमरामैन आपका दिखा दे तो बड़ा बेहतर होगा। हाँ, दिखा रहे हैं। सरकार ये दावा करती है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में, मैं पढ़ के बता देता हूं, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज टू द कवर्ड अंडर द स्कीम इज अबाउट 14 करोड़। 14 करोड़ किसानों को ये मानती है कि इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। लेकिन फरवरी 2020 में सरकार ने करीब करीब जो दिया है वो दिया है 8 करोड़ 69 लाख किसानों को दिया है, करीब करीब 6 करोड़ किसानों को, 8 करोड़ 40 लाख किसानों को दिया है। 6 करोड़ किसान उसमें भी छूट गए। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि 8 करोड़ किसानों को इसका फायदा दिया जा रहा है, 6 करोड़ किसान इसमें भी छूट गए। मैं पूछना चाहता हूं सरकार नहीं, जो आप बाल की खाल निकाल रहे हैं, एक मिनट राजीव त्यागी, आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। प्रेम शुक्ला ने जो सवाल पूछा 2006 में आ गई थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, आपने तो लागू नहीं की, इन्होंने लागू तो की कम से कम। देखिए देवेंद्र जी यहाँ पे बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो देवेंद्र जी मुझे पकड़ ले और कह दे कि हाँ राजीव त्यागी झूठ बोल रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में करीब करीब 201 सिफारिशें थी। 201 सिफारिशों में से करीब करीब 180 सिफारिशें कांग्रेस पार्टी की सरकार लागू कर चुकी थी। अब उनकी तरह से नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे कि कॉस्ट प्राइस पे 50%। आपने लागत पर 50% ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया। जो आपने बात उठाई है बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, इसके 3 कंपोनेंट है, A2, FL और C2। कांग्रेस पार्टी ने A2 प्लस FL दे दिया था, C2 हमारी देने की बारी थी 2014 के चुनाव के बाद, हम चुनाव हार गए। मैं लिहाजा एक चीज और कहना चाहता हूं यहाँ पे आपसे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि जनवरी 2020 तक खेती की विकास दर 2.1% थी, जो 4 साल में सबसे कम थी। कृषि के लिए जो कर्ज का आउटटेक है, अगर उसकी हम बात करें तो करीब करीब वो 2019 में जनवरी में यदि 7.6% था तो घट करके 6.5% रह गया। स्टेटिस्टिक्स इतनी मत बताइए, वो काम मेरा है, वो मैं बता दूंगा। राजीव त्यागी, मोटी मोटी आप मुझे बात बताइए। दूध की नदियां बहने की मैंने बात की, आप इस बात को डिनाई करेंगे? 15 से 18 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदा जा रहा है ना किसानों से महाराष्ट्र में। और डेयरी कोऑपरेटिव पर कब्जा किसका है? एनसीपी और कांग्रेस। नाम लेकर बताऊं वहां के बड़े नेताओं के। बाला साहिब थोराट आपकी पार्टी में है, जयंत पाटिल हैं एनसीपी पार्टी में, बड़े डेयरी कोऑपरेटिव चलाते हैं नहीं चलाते? चौधरी साहब, हम लोग यहाँ पे ना तो एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, हम देश के 14 करोड़ किसानों की बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ आप 1 मिनट और दे दीजिए, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं। मेरे मित्र ने कहा कि हमने कॉस्ट प्राइस में 50% दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जनवरी 2013-14 में यदि डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, 19-20 में वो बढ़कर के 31 रुपए 83 पैसे कैसे डीजल पे कॉस्ट हो गया? क्या नाम उसका एक्साइज ड्यूटी कैसे होगी? इस प्रश्न का जवाब दे दे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वर्ष 2014 में यदि डीएपी का कट्टा 1075 रुपए का हुआ करता था, वो 2020 में 1450 का हो गया। पोटाश का यदि एक कट्टा 450 का हुआ करता था, वो 969 रुपए का हो गया। सुपर फर्टिलाइजर का कट्टा यदि 260 रुपए का हुआ करता था, वो बढ़कर के 350 रुपए का हो गया। और ये पहली सरकार है आजादी के बाद
जो अंग्रेजों से भी बुरी है, मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को, अंग्रेजों ने नील की खेती पर निश्चित रूप से प्रतिबंध भी ठीक है, प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड कीजिए। किसान के लिए एक मिनट, काम किया, किसानों के राजीव त्यागी, किसानों के कीटनाशक पे, किसान के खाद पे। जी प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड कीजिए। यूरिया हो, पोटाश हो, डीजल की बात हो, हर चीज, बीजों के दाम हो, हर चीज तो महंगी हो रही है। कहीं कह रहे हैं, कृपा करके मुझे बताइए, आप संदीप चौधरी जी, आप इस बात के गवाह हैं कि क्या 2014 तक किसानों को बिना लाठी डंडा और गोली खाए क्या खाद मिलती थी? क्या नीम कोटेड यूरिया किसके जमाने में आई? आदरणीय मोदी जी ले आए, वो हो चुका था पहले। प्रेम शुक्ला देखिए, फैक्चुअल बात होती है मेरे शो में। नीम कोटेड यूरिया का काम 2011 से जारी था साहब। का कितना परसेंटेज हुआ तो मुझे अब ये मत, अब ये जो आप करने लगते हैं ना, देखिए आप जानते हैं जो मैं कह रहा हूं सच है। कब आई? हाँ। और उसको 8-9 वर्षों तक क्यों नहीं लागू किया गया? हाँ, ये बात कहिए। कारण ये था क्योंकि नीम कोटेड यूरिया अगर आती है तो जो यूरिया को पूरी तरह से कालाबाजारी के हवाले करने का कुकृत्य करने वाले जो रैकेट थे, उन रैकेट का संरक्षक कौन था? सवाल क्यों टाल जाते हैं? सवाल ये है, खाद के दाम हो, बीज के दाम हो, खरपतवार नाशकों के दाम हो, सबके दाम बढ़ रहे हैं। जानना चाहता हूँ, हाँ। राजीव त्यागी जी, कृपा करके आप बताएं कि भाई आज आप कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 1.5 वर्षों में अगर 92,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा रहे हैं, आपके 10 वर्षों में किसानों को कितना धन आपने पहुंचा दिया? कितना उनके खाते में डाल दिया? नहीं, यहाँ पर यही बात तो राकेश टिकैत कह रहे हैं ना प्रेम शुक्ला, किसानों को 2,000 रुपए नहीं चाहिए। बहुत अर्थव्यवस्था बहुत तेजी में थी। नहीं, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दीजिए। आप तो लोकोपयोगी सरकार, लोकोन्मुख सरकार चला रहे थे। आप कृपा करके बताइए ना, किसानों के खाते में आपके 10 वर्षों के कार्यकाल में कितने धन आपने डाल दिया? भारतीय जनता पार्टी तो आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य करा दीजिए ना, गारंटी। 92,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को डाल देते हैं। आप जो है, आप खैरात नहीं चाह रहा ना किसान, खैरात नहीं चाह रहा, खैरात नहीं चाह रहा है प्रेम शुक्ला, इसी पर तो चर्चा कर रहे हैं। खैरात दी भी नहीं जा रही है, उसको मजबूती प्रदान करने दी। खैरात पर तो लोग रख रहे थे कि भाई वो न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कर दीजिए, किसान को कुछ एक कानून बना दीजिए, देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई खरीदी करेगा वो जेल में जाएगा। किसानों ने अकेले महाराष्ट्र में आत्महत्या की है, क्या रोकने के लिए उपाय है? राहुल गांधी क्यों नहीं है? नहीं, अब राहुल गांधी, किसानों की आपके राज्य में एक मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, एक मिनट। देवेंद्र शर्मा स्क्रीन पर, देवेंद्र शर्मा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो ये राजनीति होती रहती है, अलग अलग दावे किए जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जो खरीदेगा किसान की फसल, वो जेल जाएगा। ये कानून बन जाए, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, देखिए, अभी जो आपने शुरुआत में कहा था संदीप जी कि किसान ने देश को बचाया है, लेकिन किसानों को कौन बचा रहा है? मुझे लगता है कि वो बहुत अहम सवाल है, जिसका मुझे लगता है कि हमें बड़ी सीरियसली उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका जो सवाल है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक स्टडी कहती है OECD की 2000 और 2016 के बीच में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये OECD की स्टडी है एक ईयर के साथ में, 16 साल में 45 लाख करोड़ रुपए का। उसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 7 साल में जो ग्रोथ रेट है इनकम का वो नियर जीरो है, 0.44% टू बी एग्जैक्ट एवरी ईयर, आधे % से भी कम उनकी ग्रोथ हुई है। एक इकोनॉमिक सर्वे जो 2016 का है वो कहता है कि 17 राज्यों में किसान परिवार की औसतन आय 20,000 रुपए साल की है, यानी 1700 रुपए से कम में आधे देश में किसान गुजारा करते हैं। ये तीनों रिपोर्ट्स को अगर हम देख लें तो हमें समझ आ जाता है कि किसान की दयनीय सिचुएशन आज इतना जो हमारे सामने है वो कितनी सीरियस है, कितनी सीवियर है। ये सराहनीय है कि एनडीए ने एक पीएम किसान स्कीम की शुरुआत की 2018 में, और ये बहुत ही काबिल तारीफ है। जैसे यूपीए ने मनरेगा लॉन्च किया, ऐसे ही इन्होंने पीएम किसान स्कीम की। और वो इतने सालों का स्ट्रगल, जब मैंने पहली बार मैं जब बोलता था किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलनी चाहिए तो देश के इकोनॉमिस्ट मेरे पे हंसा करते थे, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ कि सरकार ने ये किया। लेकिन जो हम 6,000 रुपए की बात कर रहे हैं वो मात्र 500 रुपए हर महीने का है। 500 रुपए हर महीने में आप क्या सोचेंगे कि किसान की इनकम बढ़ जाएगी या किसान का आय बढ़ जाएगी?
ये सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव ये था, अभी तो ये शुरुआत हुई है, ऑब्जेक्टिव ये था कि जितनी खानापूर्ति करनी है हमने किसानों को जो दाम नहीं दिए हैं उसमें थोड़ा सा जो है वो हम उसका नहीं, सरकार कह रही है हम दाम दे रहे हैं, प्रेम शुक्ला यहां पर ताल ठोक रहे हैं, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। आपने वही बात में उसको दोबारा उसी पे आते हैं। हाँ। ये सब इसको बैक में रखते हुए हम ये देखें कि एमएसपी जो है देश में सिर्फ 6% किसानों को मिलता है, 94% किसान जो है वैसे ही मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मार्केट होती इतनी एफिशिएंट होती तो आज किसान की दुर्दशा जो है वो नहीं होनी थी, इतनी तरीके से जो आत्महत्याएं हो रही है वो नहीं होनी थी, ये भी हम सब जानते हैं। एमएसपी जो सरकार दे रही है वो 2 फसलों में हम डिलीवर करते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो 2 फसलों में सरकार खरीदती है। वहां पर भी अगर हम स्टडीज देखते हैं बताया जाता है कि अधिकतर जो सेल होती है वो मंडी के बाहर होती है, वो प्राइवेट ट्रेड को होती है, सिवाय पंजाब हरियाणा या जो ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट के जो एरियाज हैं उनको हम छोड़ दें। नहीं, पर अब सरकार कह रही है आप जहां चाहें वहां बेचें तो अच्छे दाम मिलेंगे फिर तो किसान को। ये बात आपने बड़ी अहम कही है कि 3 जो अध्यादेश अभी आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार के लिए आजादी है, जहां बेचे जहां भी मर्जी बेचे उससे अच्छा दाम मिलेगा। मैं इसके लिए थोड़ा सा अगर आप मुझे मौका दें तो मैं समझाना चाहता हूं। बिल्कुल समझाइए। अमेरिका और यूरोप में ये तो 7 दशकों से चल रहा है कि वो 1 कंट्री 1 मार्केट नहीं, उनका तो 1 वर्ल्ड 1 मार्केट है। उसके बावजूद भी सब कुछ ओपन है वहां पर एमएसपी नहीं होती है, वहां फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, वहां बड़ी बड़ी कंपनियां बिग रिटेल वॉलमार्ट और टेस्को ये सब होते हैं जिनके ऊपर कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। उसके बावजूद भी संदीप जी अमेरिकन किसान जो है आज इतने उसमें कर्जे में है कि $425 बिलियन की बैंकरप्सी है अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में। ये हालात और जो सुसाइड रेट है अमेरिका में वो 45% गांव में ज्यादा है बनिस्बत के शहरों में। कहने का मतलब ये हमने पॉलिसी तो कट पेस्ट कर ली अमेरिका से, पर ये नहीं बताया कि अमेरिका में इतना भयंकर क्राइसिस क्यों है अगर ये 1 कंट्री 1 वर्ल्ड या 1 मार्केट होती। समझने की बात यह है, जैसा कि पहले टिकैत साहब ने कहा, आप 3 अध्यादेश लेके आए हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप एक चौथा अध्यादेश लेके आइए, ऑर्डिनेंस लेके आइए जो ये कहे कि देश में एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। जो आपने भी कहा कि बहुत बार कहा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है संदीप जी कि सभी कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, सरकार कह रही है, बिजनेस वाले कह रहे हैं कि अब किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे। ज्यादा दाम किससे मिलेंगे? एमएसपी से तोल कर सकते हैं ना। तो अगर एमएसपी से ज्यादा दाम सभी देने को तैयार है तो मुझे बताइए कि एमएसपी को हम न्यूनतम मूल्य क्यों ना बना दें, एक लीगल राइट फॉर फार्मर्स क्यों ना बना दें? उससे किसानों को पास है। जो टिकैत साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक कहा। आज भी देश में प्रोटेस्ट हुए हैं ट्रैक्टर्स के, पिछले कई 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं सारे देश में। किसान को विश्वास दिलाने में हम क्यों संकोच कर रहे हैं? क्या प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड कीजिए। मतलब ये आप अध्यादेश ला रहे हैं और यहां पर स्वागत कर रहे हैं देवेंद्र शर्मा, वो कह रहे हैं चौथा अध्यादेश ले आइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अच्छा प्रस्ताव है। देखिए देवेंद्र शर्मा जी ज्ञानी व्यक्ति है, कृषि क्षेत्र के ज्ञानी व्यक्ति है, विशेषज्ञ है। उनका जो प्रस्ताव है आवश्यकता पड़ने पर सरकार उस पर विचार करेगी। भाई 6% ही लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाम बेच पा रहे हैं, ये तो सरकार का आंकड़ा है ना। ये कह देना कि पूरे देश में ये लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है। 6% बेच पाते हैं, बाकी जाना पड़ता है आड़तियों के पास और वहां पर उनके साथ जो खेल होता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसीलिए आड़तियों के बेड़ियों से मुक्त कराने की दिशा में ही जो ई नैम जैसा प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया गया, पूरे देश को एक मंडी में तब्दील करने का जो प्रयास है, आड़तियों के बंधन से मुक्त कराकर किसान को कर्ज मुक्त करना है, यह उसका उद्देश्य है। ठीक है, तो राकेश टिकैत आंदोलित क्यों है? आपकी यूनियन आंदोलित है, शिरोमणि अकाली दल पंजाब में आंदोलित है। अभी तक भाई 6% आप दे पाते थे सरकार को, वो एमएसपी देती थी आपको, बाकी नहीं मिलता था। अब मिल जाएगा, आप कहीं भी बेचिए। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, अपना माल आप कर्नाटक भी जाकर बेच सकते हैं। नहीं बिल्कुल बेच देगा। जिसके पास में 10 क्विंटल गेहूं है, जो किसान है, वो कर्नाटक जाकर बेचेगा, उसका दूसरी जगह तो बिक नहीं रहा, वहां पर तो उसकी खरीद होने रही। हमने तो ये कहा कि आप 6% लोगों का ही भला कर दो। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, राजू गौतम, उसने कहा कि आप दूध क्या भाव बेचते हैं गांव में? मगर भाई दूध 20 का 25 रुपए, 15 रुपए। क्या लगे कि हम यहाँ 60 और 70 रुपए खरीदते हैं, और 130 और 120 किलोमीटर की दूरी पे ये बिचौलवा कौन है? जब तक सरकार उस बिचौलवा को नहीं ढूंढ पाई, तो ये आप ढूंढ लेगी कि पूरे देश में आप बेच लो। देखो ये पूरी पॉलिसी इनको बदलनी पड़ेगी।
हमको देना पड़ेगा 1967 में किस चीज का क्या भाव था। हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद लेते थे। हम जो गांव में मजदूर रहता था उसको 50 दिन अपने खेत में काम करने के बाद में वो 1 तोला सोना खरीद सकता था। तो गांव का मजदूर भी मजबूत था। यहाँ पे हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के 3,000 अव्वल ईंट भट्टे की खरीद सकते थे। क्या उस इकोनॉमिक्स में आज जा सकते हैं? किसान की स्थिति इसलिए खराब हुई कि उसके हिसाब नहीं उसका लगाया गया। अपने मार्केट को तो बहुत ऊपर ले गए। इसमें दोनों को नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर को भी नुकसान है और किसान को भी नुकसान है। गांव छोड़ के क्यों लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं? जो प्लान हो रहा है, क्योंकि गांव की इकोनॉमी पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। और जो लॉकडाउन में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लॉकडाउन में देश को किसान ने बचाया, लेकिन उन किसानों को जाकर तो देख लो, जो वेजिटेबल्स का किसान था वो 100% बर्बाद हुआ। उसको तो सहायता दे देते, उसके लिए आप 10, 15, 20 हजार करोड़ रुपए उसको चाहिए। आप जाकर देखो ना, पत्ता गोभी का किसान, जो फ्रूट्स का फूल का किसान था, वो बर्बाद हुआ क्योंकि शादियां नहीं हुई, मंदिर बंद थे, वो पूरा बर्बाद हो गया। फल फूल सब्जी पोल्ट्री वाले मर गए, वाले बर्बाद हुए, मक्का का डेयरी किसान वाले बर्बाद हुआ, खत्म हो गए। तो उनको भी चाहिए, उनके लिए है कि चलो आप गन्ना किसान को दे रहे, गेहूं का दे रहे, धान का दे रहे, लड़ाई लड़ रहे। जो 5 सेक्टर जो बर्बाद हुए, आप उनके लिए कम से कम 50,000 करोड़ रुपया आप उनके लिए लेवल कर दो और उनको उनकी जांच करवा के उनको सबसे पहले उनको दे दो। ये लॉकडाउन, ये फंड है। राजीव त्यागी, मैं आ रहा हूं आपके पास, पर जो यहां पर 1967 का जिक्र कर दिया ना राकेश टिकैत आपने, देवेंद्र शर्मा, एक बार आप मुझे समझा रहे थे 70 के दशक के आंकड़ों के हिसाब से कि किसान कैसे पिटा है। जरा एक बार दर्शकों को बताइए, वो गणित समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण है कि खेती को कैसे सरकार ने दबाए रखा है इतने सालों से। यही एक कारण है मुख्यतः जो किसान जो है आज क्राइसिस में है। 1970 में, इसका एक नापतोल का तरीका ये है, 1970 में गेहूं का जो एमएसपी था वो 76 रुपए प्रति क्विंटल था, और 45 साल बाद 2015 में ये बढ़कर 1450 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। अगर हम इनकम पैरिटी नॉर्म्स को देखें तो उसी पीरियड में बाकी जो सेक्शंस हैं उनको किस तरीके से उनकी सैलरी बढ़ी है, ये इनकम बढ़ी है। ये जो किसानों की बढ़ोतरी हुई है, 1450 हो गया प्राइस 2015 में, वो 19 गुना की बढ़ोतरी थी, परसेंट नहीं, 19 गुना की। और अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देखता हूं तो उनके बेसिक पे और डीए ही सिर्फ 120 से 150 गुना बढ़ जाता है उस पीरियड में। कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के, उनका 150 से 170 गुना बढ़ जाता है। जो स्कूल टीचर्स है उनका 280 से 320 गुना बढ़ जाता है, और किसान की आमदनी 19 गुना बढ़ती है। और आप मानेंगे संदीप जी, अगर इसी रेशियो में बाकी सब सेक्शंस की भी इनकम बढ़ी होती तो आधे तो नौकरी छोड़ चुके होते या आत्महत्या के दौर पर होते। किसानों को जानबूझकर 19 गुना बढ़ोतरी मिली है। अगर इनको 100 गुना भी मिलती जो कम से कम होनी चाहिए थी, तो गेहूं का दाम मेरा मानना है 2015 में 7,600 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए था। ये किसानों का हक था, उनको मिला 1450 रुपए। ये जो गैप है, अब तो सरकार के पास जनधन अकाउंट है, अब तो पीएम किसान निधि भी है, मुझे लगता है कि ये किसानों से उसी रेट पे खरीदा जाए 1450 पे, या जो भी न्यूनतम आज रेट है एमएसपी का आज के डेट में, उस पे खरीदिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। लेकिन जो किसानों का हक बनता है वो उनके अकाउंट में, डायरेक्टली अकाउंट में डाल दिया। प्रेम शुक्ला, किसानों का हक मारा गया है, ये बाकायदा एक स्टडी, और ये मुझे जानकारी थी, मैं दोबारा से दर्शकों जिनको नहीं मालूम है, किसानों की आमदनी 45 साल में 19 गुना बढ़ी है। एक टीचर की भी 280 गुना बढ़ गई, 150 से 200 गुना आम आदमी की बढ़ गई। किसान की आमदनी 19 गुना बढ़ी। ये शर्मनाक नहीं है क्या जब हम जय किसान का नारा लगाते हैं? निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रश्न है, निश्चित तौर पर अत्यंत शर्मनाक है, क्योंकि मैं तो खुद किसान के ही परिवार से आता हूं, और किसान के परिवारों में जिस तरह से अपने गांवों को छोड़कर भागकर लेबर बन गया किसान का बच्चा, अपनी खेती रहते हुए अगर आकर महानगरों में वो रिक्शा चलाने लगा, रेहड़ी लगाने लगा, रोजंदारी का काम करने लगा, तो इसका कारण ये है कि किसान विरोधी नीतियां आपके देश में 7 दशकों तक सतत रही। 1970 में आपने कहा तो जय जवान जय किसान 1960 के दशक में नारा लगाया, लेकिन 1970 के से लेके 2014 तक आप कृपा करके बताइए
कि जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई थी, नहीं, जो किसानों की देवेंद्र फसलों शर्मा के लिए कह जो रहे है हैं प्रेम फसल शुक्ला, बीमा योजना तक नहीं थी। 1,500-2,000 रुपए क्या क्विंटल कारण नहीं था? चाहिए, गेहूं की कीमत होनी चाहिए 8-9 हजार रुपए क्विंटल। 7,600 जो ये बता रही है 2015 के आंकड़े के हिसाब से बता रहे हैं, 2020 में तो ये 9,000 रुपए क्विंटल हो जाना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप किसानों को अपनी फसलों का योग्य मूल्य नहीं दिलाया गया, उस दिशा में काम नहीं किया गया, किसानों के लिए एफपीओज नहीं क्रिएट किए गए, उनके लिए आधारभूत ढांचा नहीं दिया गया। किसानों को आधारभूत ढांचा होता तो बहुत सारी सब्जियां और जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स उनके होते हैं वो फेंक दिए जाते हैं। एक अमूल खड़ा हो जाता है तो आनंद जैसा इलाका जो है वहां का दुग्ध उत्पादन किसान नहीं, वो आनंद किसने खड़ा किया था? फिर सवाल, मैं उस राजनीति में नहीं जा रहा हूं, मैं वर्तमान में रहना चाहता हूं। नहीं, हम अतीत खंगालने लगते हैं। 1 मिनट, राजीव त्यागी, मतलब ये शर्मनाक नहीं? किसानों की आमदनी 19 गुना बढ़ी है 45 सालों में। 45 सालों में, सही कह रहे हैं देवेंद्र शर्मा। किसी और सेक्टर में ये होता लोग आत्महत्या कर लेते, खुदकुशी कर लेते। देखिए, अगर हम किसानों की आमदनी की बात करें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए थी। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति करने के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जो रीता जी ने करने का काम किया था, कराने का काम किया था, उसके बाद किसान निश्चित रूप से हमारे प्रोडक्शन से लेकर अन्य चीजों पे हम आत्मनिर्भर होते चले गए। हरित क्रांति आ गई थी 1966 में, 1970 से आंकड़े बताए जा रहे हैं। मैं देखिए इसलिए कह रहा हूं आपको, देखिए मुझे टाइम दीजिए प्लीज, थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, कुल मिलाकर के किसानों ने देश को निश्चित रूप से खाद्यान्न के मामले में अपनी मेहनत से आत्मनिर्भर किया। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कमोबेश करीब ठीक रही। हाँ ठीक है, एमएसपी उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस अनुपात में और अन्य वर्गों की बढ़ने का काम हुआ। लेकिन प्रेम शुक्ला जी की बात पे सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, चुनौती देता हूँ कि वर्ष 2004 से 14 तक के जो आंकड़े हैं उनको यदि आप 2014 से 2020 तक तुलना करेंगे तो आपकी सरकार निश्चित रूप से 19 नहीं, कम से कम 15% पे नीचे चली जाएगी। पता हमारी सरकार यदि 21 है तो आपकी सरकार 15 पे रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ कृषि विकास दर यदि यूपीए के टाइम पे, हमारे टाइम पे 4.2% थी, तो आपकी दूसरी बात में कर लेता। सुनिए प्लीज, आपके बीच में नहीं बोला। सिर्फ राजीव त्यागी स्क्रीन पर, सिर्फ राजीव त्यागी स्क्रीन पर। हाँ बोलिए। एक्सपोर्ट्स की यदि आप बात करें, यहाँ पे बड़े विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, एक्सपोर्ट्स की यदि आप बात करें, किसानों की जो जिनसे हैं उनका एक्सपोर्ट की बात करें, वर्ष 2013-14 में यदि $48 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ करता था, वो घट करके 2018-19 में $38 बिलियन का रह गया। अब मैं आता हूँ जन कल्याणकारी योजनाएं। जन कल्याणकारी योजनाओं का विषय मैंने इसलिए उठाया है कि हमारे देश की 68% जनसंख्या अभी भी गांव देहात में रहती है। वर्ष 2020-21 के बजट में जन कल्याणकारी योजनाओं में सरकार ने 38,000 करोड़ की कटौती की। फूड सब्सिडी पे 68,000 करोड़ की कटौती करी। खाद सब्सिडी जो बहुत महत्वपूर्ण है किसान के लिए, उसमें 8,687 करोड़ की कटौती करी और मनरेगा के बजट में 9,502 करोड़ की कटौती करी। इन सबको यदि आप जोड़ देंगे तो 1,25,000 करोड़ की कटौती सरकार पहले ही 2020-21 के बजट पे कर चुकी है और सरकार 1 लाख करोड़ का झुंझुना देने का काम कर रही है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ किसान के कर्ज के बारे में। किसान के कर्ज के बारे में जो लेटेस्ट आंकड़ा है 2018-19 का, यदि टोटल कर्ज का जो एनपीए हो गया है पूरे देश में 12.7% किसानी क्षेत्र से आता है, जो करीब 1,11,000 करोड़ का है। क्या सरकार उसको माफ करेगी? जब बड़े उद्योगपतियों का आप माफ कर सकते हैं तो किसान का कर्ज क्यों नहीं माफ कर सकते? लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं चौधरी साहब, ये सरकार अंग्रेजों से भी बुरी सरकार है। इस सरकार ने किसानों के ट्रैक्टर पे, किसानों के इस्तेमाल करने वाले कीटनाशक पे, किसानों के खाद पे, ट्रैक्टरों के टायर पे और अन्य खेती के उपकरणों पे जीएसटी लगाने का काम किया, चिंता का विषय है। फसल बीमा योजना का मेरे मित्र जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये बताना भूल गए कि फसल बीमा योजना 2016-17 से लेकर 2019 खरीफ की फसल तक करीब किसानों ने प्रीमियम दिया 99,046 करोड़ का और किसानों को मिला 72,000 करोड़। बाकी जो 26,000 करोड़ है वो कंपनियों की जेब में चला गया। उसके बारे में मेरे मित्र खामोश रहेंगे। ठीक है, आप बहुत आंकड़े लेकर आए हैं, आंकड़े लेकर आए हैं। लास्ट चीज एक और कहना चाहता हूँ, लास्ट चीज 15 सेकंड में। हाँ, खाद्यान्न उत्पादन दर, प्रत्येक वर्ष कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ देश में, इसके आंकड़े जानना भी जरूरी है। वर्ष 2009 से लेकर 2013-14 तक जब हमारी सरकार थी, 5% की दर से खाद्यान्न उत्पादन दर हमारे देश का किसानों ने बढ़ाया।
और एनडीए के टाइम पे, मोदी सरकार के टाइम पे 2014 से लेकर 2014-15 से राजीव त्यागी, ये आप किसान परिवार से आते हैं, इतने आंकड़े बता रहे हैं, किसानों को नहीं समझ में आएंगे आंकड़े। मोटी बात की बात कीजिए, ऐसी भाषा में बात कीजिए किसानों को समझ में आए। सरकार जो बात कर रही है उस पे एक बात कहता हूं दिनकर की, कि देख करेजा फाड़ कृषक दे रहे हृदय शोणित की धारे, बनती उन पे जाती है वैभव की ऊंची दीवारें। तो वैभव की ऊंची दीवारें भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगपतियों की बनवा रही है, ग्रामीण क्षेत्र को पूरा छोड़ रखा है। मनरेगा के ठीक है देवेंद्र शर्मा स्क्रीन पर, देवेंद्र शर्मा पर जो ये, एक मिनट, अब मैंने सुन लिया। देवेंद्र शर्मा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर अब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात हो रही है। किसान रेल अब शुरू भी हो गई है, मुंबई से बिहार भी जा रही है। भंडारण को लेकर यहां पर बातें की जा रही हैं, कोल्ड स्टोरेज, मार्केटिंग सुविधाओं का विकास करने की प्रधानमंत्री अब खुद बात कर रहे हैं। 73 साल आजादी होने को आया, आजादी का जश्न हम मनाने वाले हैं अब से 6 दिन बाद। ये बातें मैंने पहले भी बहुत सुनी, जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब भी ये बातें होती थी। ये हो भी पाएंगी या ये एक झुंझुना है? सरकारें, कोई भी सरकार हो, आज की हो पहले की हो, वो झुंझुना दिखाती रहती है, किसान वही काम करता रहता है। देखिए, हमें इसमें समझना ये है संदीप जी कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपए है ये वेलकम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये अभी कोई नई बात नहीं है। इसमें अधिकतर चीजें तो हम पिछले 5-6 सालों से अलग अलग बजट में सुनते आ रहे हैं। हाँ। अब आप कंसोलिडेट करके एक पैकेज हमें दे दिया, ठीक है, वो भी हम जानते हैं कि अगले 2 साल या 5 साल में ये पूरा अगर डिलीवर भी होगा तो इतने साल हमें लग जाएंगे। और ये जरूरत है कि हम एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, इस पर कोई दो राय नहीं है। 2011-12 और 2017-18 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि एग्रीकल्चर में जो निवेश हुआ है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो जीडीपी का मात्र 0.4% था। अब ये इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में बढ़ाने की बहुत जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम जो सवाल है वो है किसान की आय का। अब ये एफपीओज और स्टार्टअप्स की बात हो रही है, ठीक है, बहुत वेलकम है ये सब कुछ। क्या ये अमेरिका में स्टार्टअप्स नहीं है? क्या अमेरिका में ये सब सिस्टम ऑपरेट नहीं करते हैं? क्या कारण है कि अमेरिका में $425 बिलियन का बैंकरप्सी अमाउंट खड़ा है किसानों के सिर पे आज? ये क्या कारण है? इसका मतलब है कि जो एफपीओ और स्टार्टअप्स हैं, अधिकतर इसमें से आप देखेंगे वो भी मिडिलमैन का ही एक रूप है। वो मिडिलमैन का रूप है। आप एक पुराना जो मिडिलमैन है, आड़तिया जिसको आप कहते हैं, वो तो आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो धोती कुर्ता पहनता है, लेकिन जो टाई और सूट पहन के आएगा वो आपको अच्छा लगेगा। मैं देख रहा हूं सारे देश में बड़ी खुशी है इस बात की, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या अमेरिका को इतनी समझ नहीं थी कि वो भी स्टार्टअप और एफपीओ ले आते? आज एग्रीकल्चर इतना भयंकर क्राइसिस में खड़ा है। अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन के हिसाब से संदीप जी, ये कहा जा रहा है कि 91% फार्मर्स बैंकरप्ट हो गए हैं अमेरिका में। यूरोप में अगर हम देखते हैं तो हर मिनट में एक किसान खेती छोड़ के जा रहा है। ये बहुत पहले का डाटा है, कि इतनी सब्सिडी होने के बावजूद भी, यानी जो मार्केट्स है वहां पर, ओपन मार्केट्स है, वो सरकार की सब्सिडी पे टिकी हुई है। 2040 सरकार यहां पर, एक मिनट देवेंद्र शर्मा, राकेश टिकैत, सरकार अब यहां पर कह रही है किसानों को हम उद्यमी भी बनाएंगे। स्टार्टअप्स का जो जिक्र कर रहे थे देवेंद्र शर्मा कि हम उद्यमी, आपको कारोबारी भी बनाएंगे। अब आप 2 करोड़ रुपए तक लोन ले सकते हैं, लोन में 3% की छूट मिल जाएगी, इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। अब मुझे बताइए, जितनी मेरी जानकारी है, दुरुस्त कीजिएगा अगर गलत बता रहा हूं, 1 बीघे पर 20,000 रुपए का लोन ले सकते हैं ना, उससे ऊपर तो मिलेगा नहीं। और किसान के हाथ में आज की तारीख में 8-10 बीघे वाले किसान घूम रहे हैं सारे, ज्यादातर। वो चाहकर भी 2 लाख रुपए से ऊपर का लोन नहीं ले सकता, और 2 लाख भी नहीं मिलेंगे, उसमें भी किसी की जेब में कुछ पैसा डालना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा? सही है जी बात आपकी। सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2 करोड़ तक का लोन ले लेंगे। आप 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं जितनी जमीन है, आप तो बड़े किसान हैं। राकेश टिकैत, हाँ जी, आपसे ही सवाल था, आप ले पाएंगे 2 करोड़ का लोन? दे देगा आपको नहीं, बैंक? कहीं नहीं मिलता जी, 2 करोड़ रुपए का लोन कहीं नहीं मिलता किसान को। किसान को तो देखो किसे पकड़ जाल में फंसा रखे कि जो ट्रैक्टर, एक हमारे पास में ट्रैक्टर है 1968 मॉडल, वो ट्रैक्टर भी काम कर रहा, ये पॉलिसी ले आए कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर चलेगा ही नहीं। 10 साल ट्रैक्टरों की बिक्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री की बढ़ेगी, किसान बर्बाद होगा। कौन किसान है कि जो ट्रैक्टर खरीद लेगा? ये किसान तो ये था कि पुराना पुराना ट्रैक्टर खरीद कर 10, 15, 20 साल अपना चला लिया। ये पॉलिसी ले आए। लोन
तो जो केसीसी जो बनता है किसान का 220% का किसान इंटरेस्ट देता है। हमने प्रधानमंत्री जी को कहा, जब मनमोहन सिंह थे उनको बताया, मैं लेकर गया उनसे, मेरी मीटिंग हुई थी, मैंने कहा जी ये किसान देता है केसीसी पे, और ट्रैक्टर पर यही हाल आज है, आज भी सुधार आज भी नहीं हुआ। एक दिन के लिए संदीप भाई, किसान अगर 1 लाख रुपए उसके पास में है, वो एक दिन के लिए बैंक में जाएगा, उसको जमा करेगा, उसके पास में तो वो है नहीं, वो 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे लेगा 10%। एक दिन के लिए 10,000 रुपए उसको देगा, जो बैंक के बाहर बैठा है, जो दलाल है, और वो उसको पैसे दे देगा, वहां से ही विड्रॉल पर साइन हो जाएंगे, उसको निकाल के फिर उसके पास में चले जाएंगे। फिर और एक दिन के लिए, एक रात के लिए 10,000 रुपए लेते हैं। हमने ये कहा सरकारों को, और ये पॉलिसी अगर चेंज हो जाए, चैनल के माध्यम से सुन लो, कि जो बैंक का इंटरेस्ट है सिर्फ केसीसी पे, आप वो जमा करवा लो 1 साल में। हाँ ठीक मतलब है, किसान मुंह सही पर बात कहां से कह रहे ले हैं। पाएगा? 1 मिनट, अब मेरे पास लास्ट मिनट है, 30 सेकंड्स। प्रेम शुक्ला और राजीव त्यागी। प्रेम शुक्ला, उद्यमी बनाने की बात तो अभी छोड़िए, किसान कहां 2 करोड़ रुपए का लोन ले पाएगा? नहीं, उसको चूंकि एफपीओ जब खड़े होंगे, जब कोल्ड स्टोरेज खड़े होंगे, तो कोल्ड स्टोरेज के लिए लोन ले सकता है वो। कोल्ड स्टोरेज अपना किसान खड़ा कर सकता है, किसानों का समूह अपना कोल्ड स्टोरेज खड़ा कर सकता है। आज तो आपको कुछ मिल, देखिए एक ऐसा भी समय था जब किसान को कुछ मिलने को तैयार ही नहीं था। किसान, आज हम बीज से लेके बाजार तक किसान को हर जगह कैसे मदद की जा सकती, इसकी एक समन्वित योजना बना रहे, लोगों के सामने रख रहे हैं। ठीक है राजीव इसके पहले त्यागी, किसान को लेकर योजना थी ही नहीं। किसान को फसल की कीमत नहीं मिल रही, अब लोन मिल जाएगा बहुत में कर सकते थे जी। आप देखिए, 1 मिनट राजीव त्यागी, 30 सेकंड। मैंने चौधरी साहब 2019-2020 के कृषि कर्ज की दर के बारे में जिक्र किया। 2020 में वो घट गई थी। किसान किस तरह से बेहतर हो सकता है, उसके 2 उपाय बता सकता हूं कि पर कैपिटा हेक्टेयर प्रोडक्शन यदि बढ़ाया जाएगा किसान का, जो कि यूएस के मुकाबले बहुत कम है अभी देश में। हालांकि 2013 में 25% दालें पूरे वर्ल्ड की हमारे यहाँ होती थी, 22% चावल का प्रोडक्शन हम करते थे, और 13% गेहूं का प्रोडक्शन हम करते थे। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी चीज होनी चाहिए, फूड चेन जो है, कोल्ड चेन जो है बननी चाहिए, क्योंकि 40% अभी भी हमारी वेजिटेबल और फ्रूट्स, जो कि जिसके मामले में हम 2 नंबर पे पूरे देश, उसी के लिए 1 लाख करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया गया है। तो किसान देश को बचा रहे हैं, लेकिन अब किसानों को भी बचाना होगा, सिर्फ बयानों से काम नहीं चलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।